क्या हाल चाल। आ चुका हूं मैं एक और नई वीडियो के साथ। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसमें हम मेनली कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, क्या सिस्टम है, क्या नहीं है, क्यों है, किस लिए है, किधर है। तो देखो, सबसे पहले कार्बन के मैं अगर एक नॉर्मल चीज बोलूँ ना, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में अगर तुम्हारे को मैं कार्बन के बारे में एक छोटी सी चीज बताऊं, तो कार्बन एक ऐसी चीज है जिससे हर एक चीज बनी हुई है। हर एक चीज, ईच एंड एवरीथिंग हमारे सराउंडिंग में जो तुम्हारे को दिख रही है ना, अगर तुम अभी से अपने आसपास इर्द गिर्द कहीं भी नजर मारते हो, तो तुम्हारे को जो चीज दिख रही है वो सारी की सारी चीजें कार्बन की वजह से बनी हुई है। ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि कार्बन क्या है, क्यों है, किस लिए है, कार्बन के बारे में थोड़ा, और कार्बन के से बनी हुई चीजों के बारे में, कार्बन किस किस जगह पर यूज हुआ है, कार्बन किस किस जगह के लिए यूज होता है। ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो हमारे पास है कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब तुम सोचोगे भाई कोवेलेंट बॉन्ड्स, वाई वाई कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो देखो, सबसे पहले ना, अगर मैं कोवेलेंट बॉन्डिंग बढ़ाने से पहले अगर मैं तुम्हारे को एक छोटी सी बात ये बताऊं, तो ये है कि कार्बन कभी भी आयन नहीं बनाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, बना देता है कभी कभार। लेकिन देखो, अगर तुम्हारे को मैं कार्बन कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ा रहा हूं, तो उससे पहले तुम्हारे को आयोनिक बॉन्डिंग समझा देता हूं। आयोनिक बॉन्डिंग वही है जो पिछले चैप्टर में मैंने तुम्हारे को समझाई थी कि मान लो हमारे पास NaCl है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट है। अब Na की हमारे पास डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, Na का डॉट स्ट्रक्चर अगर तुम याद रखो, तो Na का डॉट स्ट्रक्चर हमारे पास ये होता है। और Ca का डॉट स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है, सॉरी, Cl का हमारे पास डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, Cl हो क्या हमारे पास डॉट स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, और Na में 1 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में। अब हमेशा कोई भी एटम है, कोई भी मॉलिक्यूल है, वो ये कोशिश करता है कि वो अपना आउटर मोस्ट शेल फुल्ली फुल्ली फील्ड करे। तो उसी के लिए क्या होता है कि जो Na है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है Cl को। अब इससे क्या होता है कि Cl के पास आउटर मोस्ट शेल जो कि इसका M शेल होता है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। और वहीं Na के पास L शेल जो इसका आउटर मोस्ट शेल बन चुका है, अब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो आउटर मोस्ट शेल है वो स्टेबल हो जाते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज जो हमने देखी वो क्या थी, आयोनिक बॉन्डिंग। अब इस बॉन्डिंग में क्या होता है, अब इस बॉन्डिंग में क्या हुआ हमारे पास कि एन ए एन ए ने एक डोनेट किया। ठीक है, एन ए ने एक डोनेट किया और सी एल ने एक क्या किया, एक अपने पास रख लिया। तो यहां पर ऐसा हुआ कि इन दोनों की बॉन्डिंग हो गई, इन दोनों की बॉन्डिंग होगी। एन ए हमारे पास पॉजिटिव है, सी एल हमारे पास नेगेटिव है। देने वाला पॉजिटिव होता है, लेने वाला नेगेटिव होता है। अब इन दोनों ने में से जब एन ए ने डोनेट किया, सी एल ने एक्सेप्ट किया, तब इनके बीच एक म्यूचुअल सी बॉन्डिंग हो गई। इनके बीच एक बॉन्डिंग होगी जिस बॉन्डिंग को नाम दिया गया आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, चलो भाई बढ़िया। अब हम आयोनिक बॉन्ड तो हम समझ गए, अब हम समझते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड्स, अब देखो यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड में क्या है कि मान लो हमारे पास कार्बन है, कार्बन। अब कार्बन के अगर हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए, डॉट स्ट्रक्चर, तो उसमें क्या होता है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 होते हैं आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन, 4। अगर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, और हाइड्रोजन अगर हम देखते हैं, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में। लेकिन यहां पर अब क्या होगा कि यहां पर अगर इन दोनों ने आपस में बॉन्डिंग करनी होगी, तो इसमें आयोनिक कंपाउंड की तरह नहीं होगा कि कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और हाइड्रोजन वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इनके आपस में बॉन्डिंग हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ आयनिक में होता है कि एक अगर डोनेट कर रहा है और दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है। यहां पर Na ने डोनेट किया था, Cl ने एक्सेप्ट किया था, तो एक बॉन्ड बन गया। तो एक बॉन्ड बन गया जिसे हमने आयनिक बॉन्ड बोला, जिसमें सिर्फ एक ने डोनेट किया है। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों जो है म्यूचुअली
काम करते हैं, यानी कि दोनों ही डोनेट करेंगे, दोनों ही एक्सेप्ट करेंगे। किस प्रकार से? मान लो मेरे पास सी है, 1 2 3 4, चार। अब एच है एक। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो मेरे को क्या पता है कि एच को अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी के शेल को पूरा करने के लिए सिर्फ एक डोनेट की एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो भाई 2 हो जाएगा। तो यहां से मैं कुछ इस प्रकार से क्या करूंगा कि सी से एच को डोनेट करूं? बिल्कुल नहीं। क्यों? कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें ऐसा होता है कि एच है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन आगे देता है और सी अपना एक इलेक्ट्रॉन आगे देता है। अब ये दोनों क्या कर लेते हैं, ये दोनों आपस में उसको मिल बांट के काम चलाना शुरू कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो इन दोनों ने इसको आपस में मिल बांट के यूज कर लिया। अब यूज तो ये कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास क्या पता चला कि एच तो देखो यार, एच की हमारी जो आउटर मोस्ट शेल है के, उसकी क्या आ गई 2। बहुत बढ़िया। लेकिन सी पे अभी भी कोई फुल या फिर ये बोलूं कोई स्टेबिलिटी नहीं आई है। क्यों? क्योंकि उसके तो कॉन्फ़िगरेशन ही फुल नहीं है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, कुछ और हाइड्रोजन्स को ऐड कर देते हैं और कुछ इसी प्रकार से इसमें म्यूचुअली क्या हो जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो अब यहां पर अगर तुम देखो, इस वाले एच के सेल में 2 है, इस वाले में भी 2 है, इस वाले के भी 2 है। और जब हम सी की बात करते हैं, सी क्यों, देखो मिल जोड़ के काम हो रहा है, तो जो तेरी चीज है वो मेरी चीज है और जो मेरी चीज है वो तेरी चीज है। तो वही चीज ये होगा, सी बोल रहा है कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो तेरा इलेक्ट्रॉन है और जो तेरा इलेक्ट्रॉन है वो मेरा भी इलेक्ट्रॉन है ना। तो वही चीज इधर हो रही है। अब यहां पर इनके इलेक्ट्रॉन्स गिन लेते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन की हमारे पास ठीक है 8 इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये बॉन्डिंग आ गई, ये क्या आ गई हमारे पास, बॉन्डिंग आ गई। ठीक है, और यहां पर हमारे पास कितने आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन। अगर तुम के एल एम एन को देखो, के में 2 ची होते हैं, एल में 8 ची होते हैं। तो सी में एल वाले इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास, एल वाले शेल पे हमारे पास 6 थे, है ना, 6 थे, सॉरी 6 नहीं थे, 4 थे। अब हमने क्या किया, जब एच के साथ म्यूचुअली काम हमने देखा, तो हमने क्या किया कि भाई यार जो तेरा सिस्टम है वो मेरे को भी दे दे और जो मेरा है वो मैं तेरे को भी देता हूं। तो इसमें क्या हुआ कि हाइड्रोजन है उसके पास सभी हाइड्रोजन के शेल में 2 2 2 2 आ गए। ठीक है, और जो हमारा सी है, सी के शेल में पहले से ही 2 था, एल में 4 था, लेकिन ड्यू टू हाइड्रोजन अब एल में 8 आ गया। कुछ इसी प्रकार का होता है कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन्स जो है आपस में म्यूचुअली शेयर किए जाते हैं, जैसे सी ने किया था और एच ने किया था। तो सी के लिए भी ये दोनों इलेक्ट्रॉन है और एच के लिए भी ये दोनों इलेक्ट्रॉन है। समझे? अब हम बढ़ते हैं लुईस ड्रॉ स्ट्रक्चर में। तो लुईस ड्रॉ स्ट्रक्चर यार तुम्हारे को अब पढ़ाने की जरूरत मेरे हिसाब से है नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हारे को पिछले चैप्टर में बता दिया था। पर फिर भी एक बार ये बता देता हूं कि लुईस ड्रॉ स्ट्रक्चर इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये नहीं आता है तो तुम्हारे को कुछ नहीं आ पाएगा। लुईस ड्रॉ स्ट्रक्चर क्या है, मान लो मेरे को ऑक्सीजन बोला गया है, ऑक्सीजन का लुईस ड्रॉ स्ट्रक्चर बनाने को बोला गया है। तो ऑक्सीजन में लिखता हूं, उसके आगे लिख दूंगा उसका एटॉमिक नंबर। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, मेरे को भी पता है, आपको पता होना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरूंगा, के एल एम एन। के में आ जाएगा अपने पास 2, एल में अपने पास आ जाएगा 6। ठीक है, अब यहां पर हमने हमारे पास ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा, यहां का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहां है वो देखूंगा। तो इधर का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है इसमें एल में, यानी कि मैं एल को अब एक क्या मानूंगा, आउटर मोस्ट शेल मानूंगा कि सबसे बाहर ये वाला शेल है। अब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को मैं ओ की जगह भर दूंगा। कैसे? 1 2 3 4 5 6, बस हो गया। कभी भी लुईस ड्रॉ स्ट्रक्चर जब बना रहे हो इस प्रकार से नहीं भरते कि 1 2 3 4 5 6, नहीं, कभी नहीं भरते। पहले हमारे को चारों साइड एक एक इलेक्ट्रॉन लगाना मैंडेटरी होता है, यानी कि 1 2 3 4, फिर आएगा जो हमारे पास एक्स्ट्रा है 5 6। ये है हमारे पास लुईस डॉट स्ट्रक्चर। बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। अरे देखो यार, तुमने ना एक मीम देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो मेरे को नहीं पता, पर एक वो नहीं है, तोता बोले टे 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 तो बकरी बोले, शायद उसी बंदे ने बनाया है ये वाला भी, कि कह दो ना हम +2
कह दो ना, कह दो ना, -2। ठीक है। अब इसमें इसने क्या बताया हमारे को, इसमें इस गाने से बंदा हमारे को ये बता रहा था कि हम इसकी वैलेंसी कैसे चेक करें। ठीक है, वैलेंसी इन द सेंस इसके बॉन्ड कैसे चेक करें कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये पढ़ाने के बजाय पहले ही तुम्हारे को ये बताता हूँ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है। अब देखो, जैसे हमने पिछले में किया कि कार्बन और कार्बन, ये जो हमारे पास ये लाइन है ये डिनोट कर रही है कि इनमें सिंगल बॉन्ड है, इनमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है, यानी कि इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। चलो बढ़िया। लेकिन जब ऐसी दो लाइन आएगी तो हमारे को पता क्या चलता है कि इधर डबल बॉन्ड है, यानी कि इन दोनों ने दो दो इलेक्ट्रॉन दिए, दो दो इलेक्ट्रॉन दिए। और जब बीच में तीन लाइनें आ जाएगी, 1 2 3, तो हमारे को क्या पता चलेगा कि इन दोनों ने 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, इन दोनों ने 3 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। ये है क्या, हमारा बॉन्ड का। अब खुद सोच लो यार, अगर एक रस्सी, मान लो मैंने किसी गाड़ी को खींचना है, तो क्या एक रस्सी में उतनी जान है जितनी दो रस्सी में? यानी कि एक रस्सी में, जो एक रस्सी है उसमें स्ट्रेंथ वैसे भी कम ही होगी दो रस्सियों से। एक रस्सी में स्ट्रेंथ हमेशा कम होगी दो रस्सियों से, और दो रस्सियों में स्ट्रेंथ हमेशा कम होगी तीन रस्सियों से। सिंपल। ठीक है, तो स्ट्रेंथ का तुम्हारे को समझ आ गया कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे होगी, कि इसमें कम होगी, इसमें ज्यादा, इसमें ज्यादा। ठीक है, सिंपल, एकदम बढ़िया। अब बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बॉन्ड लेंथ इज डिटरमाइंड बाय द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम इन अ बॉन्ड। द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड फ्रॉम मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई, अरे इसमें सिंपल ही है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ में अगर तुम सिंपल देखोगी, जो सिंगल बॉन्ड है वो लंबा होगा, ठीक है, जो डबल बॉन्ड है थोड़ा छोटा होगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि भाई उसमें हमारा जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन्स जो है आपस में, दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में दो दो इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, यानी कि इसका जो इंटरेक्शन है वो ज्यादा हो गया है। ठीक है, यानी कि उसका अट्रैक्शन भी ज्यादा हो गया है, तो उसकी जो लेंथ है वो वैसे ही कम हो जाएगी। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी सेम सेम थ्योरी, सेम एकदम सेम थ्योरी। अब आता है हमारे पास कैटिनेशन। अब कैटिनेशन क्या होता है? कैटिनेशन इज द सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। अब देखो कैटिनेशन क्या होता है ना, कैटिनेशन को अगर मैं तुम्हारे को समझाऊं कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो खुद के साथ ही लिंक हो जाते हैं, समझ रहे हो, जो मतलब खुद के साथ ही लिंक हो जाते हैं। मान लो हमारे पास कार्बन है, कार्बन, कार्बन एक कैटिनेशन को फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि भाई सेल्फ लिंकिंग, ये खुद के साथ ही लिंक हो जाता है कभी कभार, है ना, सेल्फ लिंकिंग। अब इसमें क्या है हमारे पास, यहां पर अगर तुम ध्यान से देखो तो यहां पर हमारे को क्या पता चलता है कि जो कार्बन है वो अपने साथ बॉन्ड बना सकता है, यानी कार्बन विल मेक बॉन्ड विद कार्बन, विल मेक बॉन्ड विद कार्बन, and carbon can also make double bond with carbon, and also it can also make triple bond। तो इधर से हमारे को क्या पता चलता है कि कैटिनेशन को कार्बन फॉलो करता है। ठीक है, कैटिनेशन को कार्बन फॉलो करता है। देखो जैसे यहाँ पर ये पिक्चर से तुम्हारे को कुछ समझ आया कि खुद का खुद के साथ, खुद का खुद के साथ संबंध। ठीक है, अब वर्सेटैलिटी नेचर, अगर हम वर्सेटाइल नेचर हम देखें कार्बन का, तो कार्बन देखो, कार्बन में क्योंकि टेट्रा वैलेंसी होती है, टेट्रा वैलेंसी इन द सेंस कि कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंसी होती है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंसी है कार्बन में, तो ये क्या करता है, और कैटिनेशन की वजह से ये आपस में ब्रांचिंग कर सकता है, ये आपस में ब्रांचिंग कर सकता है। यानी कि अगर कोई कंपाउंड, कंपाउंड कह सकते हैं, कंपाउंड है सी, कुछ इस प्रकार का कंपाउंड है, तो आपस में ब्रांच करके वो एक और कंपाउंड बना सकता है कुछ इस प्रकार का। ठीक है, कुछ इस प्रकार का। अब यहां पर देखो तो सी और सी आपस में लिंक हो गए, बहुत बढ़िया, मजा सा आ गया एकदम, मजा सा। तो वर्सेटाइल नेचर में ऐसा है ना कि कार्बन जो है मेनली किसी के साथ भी, लगभग किसी के साथ भी रिलेशन बना सकता है, किसी के साथ भी बॉन्डिंग कर सकता है। क्यों? क्योंकि यार कार्बन में एक तो आपकी क्या है, कैटिनेशन है, दूसरा हमारे पास 4 टेट्रावैलेंसी है, और तीसरा एक और बात यह है कि आपस में ये एक चेन स्ट्रक्चर बना सकता है। चेन स्ट्रक्चर कैसे? सी, अब अगर मान लो मेरे पास ये वाला हाइड्रोजन नहीं होता नीचे वाला, तो यहां पर एक और कार्बन के साथ ये क्या बना देता, लिंकेज बना देता। तो यहां से हमारे को पता चलता है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब यहां से हम जब देखें
कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब कोवेलेंट कंपाउंड्स, सबसे पहले कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा बहुत मान जाते हैं कि देखो कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं एक तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं, और वो क्या होते हैं, गैस, लिक्विड और सॉलिड्स में होते हैं, ठीक है। हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, बढ़िया है, क्योंकि भाई अब दोनों म्यूचुअली कर रहे हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर तो देखो यार कम होगी ही होगी। लो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्योंकि आयोनिक में हाई बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन कोवेलेंट में इसलिए नहीं होता क्योंकि देखो यार वो ना म्यूचुअली कर रहे हैं। म्यूचुअली अगर कर रहे हैं तो उनकी सबसे पहले तो देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही कम हो गई है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही कम हो चुकी है। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही कम हो चुकी है तो भाई उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। अब जो कोवेलेंट, जो हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रिसिटी और हीट की कंडक्शन भी कम हो जाती है, ठीक है। यानी कि अगर तुम किसी कार्बन वाले कंपाउंड को देखो तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन कम होती है एज कंपेयर टू अनदर कंपाउंड्स। अब यहां पर हम पहुंचते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कंपाउंड। यू नो एलोट्रॉप्स ऑफ कंपाउंड यानी कि कंपाउंड, यानी कि है तो वो भी कार्बन, क्या है तो वो भी कार्बन ही, सिमिलर प्रॉपर्टीज है लेकिन है कुछ और, है तो कार्बन ही, ठीक है। कार्बन सेम एलिमेंट है लेकिन फिजिकल फॉर्म अलग है, फिजिकल फॉर्म अलग है कार्बन, ठीक है। प्रॉपर्टीज भी लगभग सेम है लेकिन जो फिजिकल है ना, फिजिकल फॉर्म वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है, और प्रॉपर्टी सेम है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स। अब कार्बन के एलोट्रॉप्स कौन कौन से, कार्बन के एलोट्रॉप्स की अगर मैं बात करूं तो कार्बन के पहले पहले मेनली दो एलोट्रॉप्स थे, डायमंड और ग्रेफाइट, लेकिन आज के दौरान एक और एलोट्रॉप ढूंढा गया है, बक मिस्टर फुलरिन। ढूंढा तो नहीं गया है, मतलब एड ऑन किया गया है एनसीईआरटी की बुक में। तो सबसे पहले डायमंड को देखते हैं। डायमंड तुम्हारे को पता ही होगा कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो अगर सबसे पहले हम डायमंड को देखें तो डायमंड की डेंसिटी होती है 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एज अ वाई हाई रिफ्लेक्ट, वेरी हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसका अच्छा होता है, यानी कि अगर इसमें अगर आप बीम डालोगे तो बीम ना फैलती है डिस्को। बचपन में अगर कांच का ही तुमने वो देखा होगा ना, डायमंड कांच वाला ही, तो उसमें कितना डिस्को टाइप सिस्टम हो जाता था। तो जब रियल डायमंड होता है तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा डायमंड होता है वो हीट को कंडक्ट नहीं कर सकता और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। अब चलते हैं एलोट्रॉप, जो कि है हमारे पास कोल नहीं, ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट क्या हुआ, सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि ग्रेफाइट है क्या। अरे ग्रेफाइट कुछ नहीं है, जो जो बचपन में हम पेंसिल यूज करते थे, और कुछ कुछ बच्चे तो देखो जरूरी नहीं है पढ़ने में ही अच्छे हो, कुछ बच्चे स्टिल आर्टिस्ट काफी अच्छे होते हैं। तो जो पेंसिल हम यूज करते हैं उस पेंसिल की जो लेड होती है, पेंसिल की जो लीड होती है, वो लीड किससे बनी होती है, ग्रेफाइट से। यानी कि जो पेंसिल की लीड है वही ग्रेफाइट है। अब ग्रेफाइट का एक खतरनाक चीज ये है कि एक तो ये सॉफ्ट है ना, आराम से टूट जाता है, दो उंगलियों से तोड़ने की कोशिश करो ऐसे एकदम, है ना। दूसरा इसकी एक अच्छी बात ये है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब हमारे पास एक और आता है बकमिस्टर फुलरीन। इसको हम बकमिस्टर फुलरीन बोलो या फुलरीन बोलो, एक ही बात है, फुलरीन, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें ना मतलब ज्यादा कुछ ऐसा, मतलब हमारे डेली लाइफ में ज्यादा कुछ ऐसा यूज होता नहीं है फुलरीन, ज्यादा कुछ ऐसा मेन इसका यूजेज नहीं है फुलेरिन का। बस एक एलोट्रॉप है जिसके हमारे अगर देखें तो ये एलोट्रॉप सिर्फ केवल एक एलोट्रॉप में 60 कार्बन होते हैं। यानी कि अगर एक फुलरीन है, फुलरीन को अगर तुम छोटा करके भी देख लो, क्योंकि देखो यार किसी भी एटम को तुम अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर तुम फुलरीन का इतना अगर पार्ट भी देख लो ना, इतना बिंदु कर पार्ट भी, तो उसमें 60 कार्बन होंगे, 60 कार्बन होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट में। अब आता है हमारे पास सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जो जिनमें क्या है, सिंगल बॉन्ड्स होता है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं हैव एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। समझ रहे हो, समझ रहे हो। अब यहां पर आता है हमारा वो कि अगर हम देखें सैचुरेटेड होता क्या है, मान लो कार्बन है, कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड। और वहीं
और वहीं कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है तो उसको बोल देंगे अनसैचुरेटेड, और वहीं कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे भी हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड। बहुत बढ़िया। अब यहां पर एक और चीज अगर हम देखें, क्या देखें, एक और चीज अगर हम देखें तो अगर यहां पर देखो केमिकल फॉर्मूला सबको आने चाहिए लिखने, और केमिकल फॉर्मूला और इक्वेशन भाई हमने 9th में भी पढ़ी है, 10th में भी पढ़ी है। अब केमिकल फॉर्मूला में सबसे पहले अगर मैंने एल्केन, देखो हमारे पास क्या होता है, एल्केन, एल्केन, एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन, एल्काइन, एल्केन एल्कीन एल्काइन, तुम कहोगे क्या है ये। एल्केन वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, एल्कीन वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, एल्काइन वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, एल्केन एल्कीन एल्काइन। अब यहां पर हमने ये चीज समझ ली, लेकिन 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 हमारे पास इनको ढूंढने के लिए एक फॉर्मूला भी है। अब तुम अगर याद रखो तो जो मैंने तुम्हारे को शायद कहा, यहाँ पर ये जो ये व्यक्ति दिख रहे हैं, मेरे को इनका नाम नहीं पता पर ये व्यक्ति दिख रहे हैं, मतलब इनकी शक्ल बता रहा हूँ। देखो यार, इनका गाना चोरी नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इन्होंने एक गाना बनाया कि क्या क्या कह दो ना, हाँ हाँ कह दो ना +2 पॉलस नहीं, प्लस नहीं पॉलस, पॉलस 2 है ना, और कॉमा कह दो ना, कॉमा कह दो ना -2 भाई साहब। अब इसमें क्या है, जो एन है, एन क्या होगा, CN, जो एन है वो होंगे नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। मान लो एक ऐसा कंपाउंड है, ऐसा एलिमेंट है जिसमें कार्बन के क्या नंबर है, कार्बन 6 है, तो अगर वो कंपाउंड एल्केन है, एल्केन है 6 कार्बन वाला, तो उसमें क्या हो जाएगा, 6 2 12 है ना, 6 2 12, 12 + 2 14। अगर वो 6 कार्बन है तो उसमें 14 हाइड्रोजन होंगे। ये फॉर्मूला इसलिए है कि कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन। अब एल्केन एल्कीन के देखते हैं जिसमें डबल बॉन्ड है, अगर 6 कार्बन है, 6 कार्बन है तो 12 हाइड्रोजन होंगे। और अगर यहां पर 6 कार्बन है, 6 कार्बन है तो यहां पर 10 हाइड्रोजन होंगे। सिंपल सिंपल सिंपल। हमने जस्ट सॉल्व करना है क्या, CN कह दो ना, ठीक है, CN +2 कॉमा CN HN, सॉरी 2N +2 CN HN, सॉरी 2N कॉमा CN H2N -1। बस n को हमने सॉल्व करना है, यहां पर n है, यहां पर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यहां पर n है, यहां पर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यहां पर n है, यहां पर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ताकि हमारे को यह पता चल जाए कि अगर कार्बन 6 है, 7 है, 8 है तो हाइड्रोजन कितने लगेंगे। अब हमारे पास एक और चीज आती है, चेन रिंग एंड ब्रांचेस। अब तुम कहोगे यार चेन रिंग ब्रांचेस कहाँ थे, कहाँ पहुंच गए। अभी हमने बॉन्ड्स पढ़े, अभी हमने बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा। देखो मैं तुम्हारे को ना एक समरी के तौर पे एक काफी छोटे उसमें ज्यादा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि देखो अगर मैं तुम्हारे को ये बोल दूं, एक पॉइंट पॉइंट पढ़ाना शुरू कर दूं ना, पॉइंट पॉइंट बताना शुरू कर दूं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो तुम भी बोर हो जाओगे। मैं तुम्हारे को इतना बता दे रहा हूं कि अगर तुम इसको समझ करके चैप्टर पढ़ोगे ना, इसको समझ करके खुद एक बारी चैप्टर पढ़ोगे भी नहीं, अगर खुद जो तुमने हैंड रिटन नोट्स बनाए होंगे उनको एक बारी रिकॉल करोगे ना, तो इतना मैं बोलता हूं कि तुम्हारे को सब कुछ समझ आ जाएगा कि तुमने पढ़ा क्या क्या है। अब आता है चेन रिंग एंड ब्रांचेस। अब चेन रिंग एंड ब्रांचेस, अब देखो कार्बन का हमने एक चीज पढ़ी थी कि कार्बन आपस में ही क्या बना देता है, कार्बन जो है आपस में ही बॉन्ड बना देता है। तो आपस में बॉन्ड बना बना के कार्बन की एक चेन बन जाती है कुछ इस प्रकार की, कुछ इस प्रकार की। यहां पर अगर तुम देखो तो ये इस जगह अगर H होता तो ये चेन ही नहीं बनती, लेकिन कार्बन क्योंकि आपस में क्या कर सकता है, लिंकेज बना सकता है, तो इसने आपस में लिंक बना बना के क्या कर दिया, इसने लिंकेज बना बना के एक चेन बना दी, स्ट्रेट चेन। अब यहां पर ब्रांच चेन, अब तुम कहोगे ब्रांच चेन कैसे, देखो यहां पर हमारे पास स्टार्टिंग में तो देखो सेम चेन है, सेम चेन है, सेम चेन है, लेकिन यहां पर बीच वाले कार्बन पे हमारे साथ ऐसा हो गया कि बीच वाले कार्बन पे हमारे एक और कार्बन ने चेन बना दी, तो यहां पर एक नई ब्रांच बन गई, नई ब्रांच बन गई। अब चेन हमेशा ऐसे चलती है, ठीक है, ऐसे चलती है। अगर चेन कहीं से ऐसे ऐसे मुड़ गई ना,
तो वो उसी तरफ मुड़ेगी, ना कि ऐसे जाएगी। तो यानी कि अगर यहां पर मैं तुम्हारे को देखूं, तो अगर एक चेन ऐसे जा रही है और ऐसे चलेगी, ऐसे जा रही है ऐसे चलेगी, तो ये चेन यहां से आगे नहीं जाएगी, ये इसी चेन को मेन चेन माना जाएगा, इसी चेन को मेन चेन माना जाएगा। ये पार्ट है, इसको ब्रांच्ड पार्ट कहा जाएगा। क्या? ब्रांच्ड पार्ट कहा जाएगा। अब हमारे पास एक और यहां पर बोला गया है रिंग्स। अब रिंग्स क्या है? रिंग रिंग रिंग। अब फोन बजा पैसे वाला सीन नहीं है, 2 नंबर। मजाक कर रहा हूं, ठीक है। तो रिंग में हमारे पास क्या है ना, रिंग में ऐसा होता है कि मान लो दो से ज्यादा कार्बन जो आपस में ही कर लेते हैं बॉन्डिंग, यानी कि मान लो 4 कार्बन है, सी बॉन्ड एक के साथ बना दिया, एक ने एक के साथ बना दिया, एक ने एक के साथ बना दिया, और इसने इसके साथ बना दिया, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? एक ब्रांच हमारे पास है, ब्रांच के साथ साथ एक साइक्लिक कार्बन हमारे पास आ चुका है। अब यहां पर तुम देखो, यहां पर हमारे पास एक चेन थी, जस्ट एक चेन थी, स्ट्रेट चेन। यहां पर हमारे पास ब्रांच थी, पहले एक चेन थी और एक ब्रांच आ गई, ठीक है। लेकिन यहां पर हमारे पास एक लूप बन गया है। क्या बन गया? यहां पर हमारे पास एक लूप बन गया है, कुछ इस प्रकार का लूप बन गया ये, ठीक है। इसको बोला जाएगा चेन। अब हम चलते हैं आइसोमर्स की ओर। आइसोमर्स होते क्या है? अब आइसोमर्स को अगर मैं समझाऊं, तो आइसोमर्स कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं। देखो, हर एक चीज जो है, अगर तुम स्ट्रक्चर्स देखो, स्ट्रक्चर के हिसाब से देखो कार्बन को, तो कार्बन क्या करता है? ब्रांचेस बनाता है। हाँ जी, एकदम बनाता है। तो सी 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 सी, मान लो मेरे पास 4 कार्बन है, एच एच एच, ठीक है। यहां पर भी एच है, 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 और इधर भी तीनों जगह क्या है? एच है। अब यहां पर अगर तुम देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। लेकिन अगर मैं इसको ढंग से लिखने की कोशिश करूं, तो मैं इसको इस प्रकार से भी तो लिख सकता हूं। अब तुम कहोगे कि भाई साहब ये इस प्रकार से क्यों लिखा गया? पहले मैं बताता हूं ना तुम्हारे को। अब यहां पर देखो, वैसे तो एक ब्रांच चेन बन गई। क्या बन गई? ब्रांच चेन बन गई, और यहां पर एक स्ट्रेट चेन थी। लेकिन यहां पर ब्रांच चेन तो बनी है, लेकिन एक आइसोमर भी है। ये एक आइसोमर भी है। कैसे? अब आइसोमर्स होते क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं? कि जिनमें कार्बन कार्बन 1 मिनट, हाँ, जिनमें कार्बन भी सेम होता है, कार्बन जो है सेम होता है, हाइड्रोजन भी सेम होता है, हाइड्रोजन भी सेम होते हैं, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम नहीं होता। उनको बोला जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। यहां पर तुम देखो तो कार्बन सब में कितने हैं? इसमें 4 है और इसमें भी 4 है। हाइड्रोजन इसमें कितने हैं? 3, 2, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इधर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इधर भी आएंगे ना कुछ हाइड्रोजन। तो यहां पर अगर तुम देखो, तो यहां पर कार्बन भी इक्वल है इधर के कार्बन के, यहां पर हाइड्रोजन भी इक्वल है इधर के हाइड्रोजन के, ठीक है। ये आ गया हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब चलते हैं बेंजीन की ओर। अब बेंजीन को हम एक और चीज बोलते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब बेंजीन मेनली है क्या? बेंजीन जो है वो मेनली हमारा है चेन क्या है? चेन स्ट्रक्चर है। हमारा जो बेंजीन है वो है रिंग स्ट्रक्चर, सॉरी चेन नहीं, रिंग स्ट्रक्चर। यानी अगर तुम बेंजीन को ध्यान से देखो, तो बेंजीन में हमारे पास 6 कार्बन होते हैं। एक कार्बन यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, और ये 6 के 6 कार्बन आपस में लिंक होते हैं, आपस में लिंक होते हैं, और हर एक कार्बन के पास हाइड्रोजन होता है। हर एक कार्बन के पास हाइड्रोजन होते हैं, कितने? 2 2। ये होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर। बेंजीन के स्ट्रक्चर को हम कुछ इस प्रकार से भी डिनोट करते हैं, कुछ इस प्रकार से। और ये जो हम अंदर ऐसी रिंग बनाते हैं, इस रिंग का मतलब होता है रेजोनेंस। रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस तुम्हारे को नहीं पता, कोई बात नहीं ब्रो, यार कमेंट तो करो, जस्ट एक बारी कमेंट तो करो यार। तुम काहे काहे नहीं पता चलेगा? अब देखो, इतना मैंने बता दिया कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या चीज किस प्रकार क्यों होती है। अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। देखो, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन, हाँ हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं, या फिर कार्बन क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं, कलरलेस होते हैं, ओके। इसका क्या होता है ना, थोड़ा सा, कैसे बोलूं, मतलब थोड़ा सा ना इसका गले को चुभने वाला वो होता है ऑर्डर, ऑर्डर इन द सेंस स्मेल,
ठीक है, फ्लेमेबल होते हैं, फ्लेमेबल तो होंगे ही होंगे, ठीक है। यानी कि अगर मैं तुम्हारे को बोलूं क्या बोलूं, अल्कोहल, अगर तुम अल्कोहल देखते हो ना, तो अल्कोहल भी क्या है, अल्कोहल भी हाइड्रोकार्बन्स की एक उसमें आता है। तो अल्कोहल को अगर तुम देखते हो तो अल्कोहल का जो स्मेल है, और अल्कोहल भी फ्लेमेबल होता है, अल्कोहल भी फ्लेमेबल होता है। तो यहां से हम ये चीज लिख सकते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज किसकी तरह है, एक तो ये देखो कलरलेस हुए, एक तो इनकी बास थोड़ी अजीब सी है, दूसरा फ्लेमेबल है, ठीक है, तीसरा क्या है, वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल यानी कि किसी के साथ भी बॉन्ड बना देते हैं यार, किसी के साथ भी। अब देखो यहां पर मैंने तुम्हारे को क्या बताया, बेंजीन बताया, ठीक है, यही बेंजीन के बारे में थोड़ी चीजें लिखी गई है जो मैंने तुम्हारे को यहां पर बताया। अब यहां पर आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हारे को ये चीजें बता देता हूं। अब यहां पर ये चीजें एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो पूरा टेबल है, ये जो ये टेबल है, इसके बाद जो ये टेबल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तुम कहोगे इंपॉर्टेंट क्यों है, अरे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर तुम्हारे को ये टेबल नहीं ना आएगा तो तुम्हारे को बिल्कुल भी नेमिंग नहीं आएगी। अब अगर मैं मिथे यहां पर ना, हमारे पास क्या होता है, यहां पर होता है नेमिंग के लिए। अब तुम अगर कोई भी कार्बन है, कोई भी कंपाउंड है कार्बन का जिसमें सिर्फ एक कार्बन है, एक कार्बन है, तो उसे क्या बोलेंगे, मीथेन। कोई कंपाउंड ऐसा है जिसमें दो कार्बन है, उसे क्या बोलेंगे, इथेन, ठीक है। कोई ऐसा कार्बन जिसमें, कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें तीन कार्बन है, उसे क्या बोलेंगे, प्रोपेन। कोई ऐसा कार्बन, कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें चार कार्बन कार्बन है, उसे बोल देंगे ब्यूटेन। जिसमें पांच कार्बन है उसे बोल देंगे पेंटेन। जिसमें कितने कार्बन है, छह कार्बन है, उसे बोल देंगे हेक्सेन। ये छह कार्बन तक की हमारे को याद होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है प्रेफिक्स एंड सुफिक्स, ठीक है। तो यहां पर अगर तुम देखो कि अगर 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 कार्बन जो है, क्या चीज है, कार्बन जो है वो किसी भी हेलो एल्केन के साथ फंसा हुआ है। हेलो एल्केन मतलब हेलोजन के साथ फंसा है। हेलोजन कौन से होते हैं तुम्हारे, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सारे हैं तुम्हारे पास हेलोजन होते हैं, ब्रोमीन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर मान लो यहां पर जो ये H है ना, H की बजाय अगर Cl लिखा होता, क्या लिखा होता, Cl लिखा होता, तो इसका नाम क्या बन जाता, क्लोरोमीथेन, 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 ठीक है। वही चीज यहां पर अगर Br लिखा होता तो क्या बन जाता, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन। जो हमारे पास ये होते हैं ना प्रीफिक्स, ये पहले लगाए जाते हैं, और जो सुफिक्स होते हैं वो एंड में लगाए जाते हैं। प्रीफिक्स फर्स्ट, सुफिक्स एंड, ठीक है, प्रीफिक्स फर्स्ट, सुफिक्स एंड। अब यहां पर अल्कोहल है, अल्कोहल हमेशा किस चीज से एंड होगा, OH से, OH से, और उसका सुफिक्स क्या है, ओल, यानी कि मिथेनोल, ठीक है। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड किस चीज से एंड होगा, इससे, इसका सुफिक्स क्या है, Al, यानी कि मिथेनल। कीटोन, कीटोन किससे एंड होगा, कीटोन हमेशा एंड तो नहीं होता, पर कीटोन का जो हमारे पास ग्रुप होता है RC डबल बॉन्ड O R। अब तुम बोलोगे आर क्या है, अब आर जो है वो क्या होता है, आर जो है वो हमेशा होता है सी का कंपाउंड, सी का कंपाउंड। यानी कि अगर CH3 है तो उसको हम सिंपल वर्ड में आर लिख सकते हैं। C2, C2H6 है, C2H6 है, तो उसको मैं सिंपली आर लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, आर लिख सकता हूं। बहुत बढ़िया। अब यहां पर हमारे पास क्या है, ये इसमें ये है, तो इसके एंड में क्या लगता है, ओन, वन है, वैसे ONE1 होता है, लेकिन इसको ओन पढ़ते हैं, क्या, ओन। यानी कि अगर यहां पर ये लगा होता तो ये क्या बन जाता, मिथेनोन, मिथेनोन, ठीक है। यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड इससे एंड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड इससे एंड होता है, और इसके एंड में लगता है ओइक एसिड, यानी कि यहां पर बन जाता मिथेनोइक एसिड। बहुत बढ़िया। एल्कीन, एल्कीन, एल्कीन किससे होता है डिनोट, इससे, ठीक है। एल्कीन इससे डिनोट होता है, तो एल्कीन की एंड में क्या लगता है, ईन, यानी कि ये बन जाएगा मिथिनीन, ठीक है, मिथिनीन, ठीक है। और यहां पर हमारे पास आएगा एल्कीन, एल्कीन, अरे ये तो तुम्हारे यार एल्काइन एल्कीन, अरे तुम्हारे मिथीन, यानी कि एन की बजाय ईन लग जाएगा, यानी कि मिथ ईन, ठीक है। एल्केन, एल्कीन के लिए, और एल्काइन के लिए तुम्हारा बन जाएगा मिथ YNE, मिथाइन। बस सिंपल, तुम्हारे को ये चीजें याद करनी है, क्या करनी है, ये चीजें याद करनी है। ये जो पूरा है ये याद करना है और ये याद करना है।
रटने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे को जस्ट बता दिया कि कौन किस तरीके से होता है। अगर तुम्हारे को थोड़ा भी डाउट है कोई बात नहीं यार, कमेंट सेक्शन में लिख दो यार, कोई टेंशन नहीं है। फिर जो अगली चीज हमने याद करनी है वो है ये। अब तुम बोलोगे इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? भाई कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें जो चीज मैंने इस प्रकार से राउंड करके बताई थी ना तुम्हारे को, वही चीज इधर डायरेक्ट लिख के दे दी गई है। ठीक है, तो अगर तुम ये लर्न करना चाहो तो तुम्हारी मर्जी, या ये लर्न कर दो तुम्हारी मर्जी। मेन टेबल मेरे हिसाब से ये दो जो है, ये दो मेन टेबल है। अब नेमिंग सीखें क्या, थोड़ी सी नेमिंग सीखें क्या? अब नेमिंग सीखने के लिए सबसे पहले अगर मैं तुम्हारे को बोलूं, मैं अपने यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स बना देता हूं। मान लो सी एच 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 एच, एक मेरे पास ये आ गया। दूसरा मैं बना देता हूं CH3। यार CH3 करके तुम्हारे को समझ ही नहीं आएगा। CH ठीक है, COH एक ये बन गया। एक मेरे पास ये आ जाता है CH वन मिनट HCHNCl। अब देखो यहां पर कैसे रखेंगे नेमिंग। सबसे पहले नेमिंग देखने के लिए हमने देखनी होती है चेन, यानी कि एक बारी में कितनी कार्बन आ रहे हैं। अब यहां पर एक बारी में एक लाइन में कितने कार्बन आ जा रहे हैं, एक लाइन में। यहां पर अगर तुम देख रहे हो तो ऐसे लाइन खींचनी होती है, पेंसिल से खींचना, पेन से मत खींचना। ऐसे लाइन खींचनी, फिर मिटा देनी, फिर उसको नीचे करके। ठीक है, वो लाइन कहीं से भी ओवर राइट या कहीं से वो कटनी नहीं चाहिए, वो एक चेन मानी गई। अब यहां पर ये लाइन कट रही है कहीं, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये लाइन कट रही है कहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं, स्ट्रेट जा रही है, बहुत बढ़िया। अब अगर ये लाइन एकदम स्ट्रेट जा रही है, यानी कि इसमें कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है। 3 कार्बन की चेन है, यानी कि 3 कार्बन वालों को क्या बोला जाता है, प्रोपेन। क्या बोला जाता है, प्रोपेन। इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखिए कितने की चेन है, एक दो कार्बन की चेन है। 2 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं, इथेन। क्या, इथेन। अब इथेन तो है, लेकिन यहां पर एंड में हमारा एक और चीज लिखा है OH। OH किसका होता है, एल्कोहल। एल्कोहल का सुफिक्स क्या है, OL। तो यहां पर हमारे पास अगर एल्कोहल का सुफिक्स OL है तो यहां पर हम इथेन ओल लिख सकते हैं, इथेन ओल। अब इसमें इथेनॉल हमारे पास आया क्यों, क्योंकि एंड में हमारे पास OH था। क्या था, OH था। अब यहां पर अगर तुम देखो एंड में हमारे पास Cl है, Cl, यानी कि अगर किसी भी कंपाउंड में C और H से अगर कोई अलग आता है, C और H से अगर कोई चीज अलग आ रही है, तो उस चीज को हमने क्या करना है, नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है, उस चीज को ध्यान देना है। और उस चीज पे हमने ये चीजें याद करनी है उस पॉइंट पे, कि हमने कुछ इस प्रकार से कोई चीज पढ़ी थी। अब यहां पर अगर तुम देखो तो यहां पर हमारे पास क्या है, कितने की चेन बन गई, 2 की चेन। 2 की चेन को हम बोलते हैं इथेन। ठीक है, इथेन। लेकिन यहां पर Cl है, अब Cl में हमारा प्रीफिक्स लगता है, तो ये क्या बन गया हमारा, क्लोरोइथेन। क्या बन गया हमारा, ये क्लोरोइथेन, CHLORO, क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन। चलो भाई जी, ये तो हमारी रही एकदम छोटी चीज। अब जो मेन चीज बड़ी चीज को हम समझते हैं, किस प्रकार से समझते हैं। अब यहां पर मान लो मेरे पास एक ब्रांच वाला आ गया, मान लो CH3 करके लिख देता हूं, CH3 विल ब्रांच टू CH2 विल ब्रांच CH3, सॉरी CH2 CH, अरे भाई तुम्हारे लिए ब्रांच ही बनानी पड़ेगी, H हाँ यहाँ पर H। ठीक है, ये इसके साथ ब्रांच हो रहा है। ठीक है, और यहां पर मेरे पास एक और चीज आ जाती है, CH कितना, 3, CH3। ठीक है, और ये आगे ब्रांच क्या करती है, H को, CH2 यहां पर आ जाता है और यहां पर एक CH3 आ जाता है। अब यहां पर अगर तुम देखो लॉन्गेस्ट चेन क्या बनी, लॉन्गेस्ट चेन, एक चेन कुछ इस प्रकार से बन रही है, इसको येलो पेन से करता हूं। ठीक है, एक चेन कुछ इस प्रकार से बन रही है, इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3, 3 कार्बन आ रहे हैं। लेकिन अगर इसमें 3 कार्बन आ रहे हैं और इधर अगर इस चेन को देखूं तो इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3,
4, यानी कि हाईएस्ट कार्बन की चेन कितनी बन रही है? 4 की। अब अगर 4 की चेन बन रही है तो 4 को क्या बोला जाता है? ब्यूट। 4 को बोला जाता है ब्यूट एन। ठीक है, 4 को बोला जाता है ब्यूट। अभी मैं बस ब्यूट पे पहुंचा हूं। अब अगर 4 है और हमारे पास यहां पर एक और चीज है, क्या? यहां पर हमारे पास एक ब्रांच चीज है। तो जब भी हम क्या देखते हैं कि कोई चीज ब्रांच में आ गई है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उस चीज को लिखेंगे। अब यहां पर हम देखेंगे कि ये जो ब्रांच चीज है ये कौन से कार्बन के पास है। ये यहां पे इस कार्बन के पास है, तो इधर से मैं नंबरिंग शुरू कर देता हूं। कैसे? 1 2 3 4 इस कार्बन के पास है ना, तो 1 2, यानी कि इस कार्बन के पास है ये। यहां से मैंने नंबरिंग शुरू की, लेकिन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से, यानी कि यहां पे मैं लिख दूंगा 2। ठीक है, अब यहां पर अगर तुम छोटी सी चीज देखो, 2 मिथाइल लिख देता हूं, मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन। अब यहां पर अगर CH3 लिखा गया है तो इसको हम लिख देंगे मिथाइल। और अगर यहां पर C2H6 लिखा गया है, अगर यहां पर C2H6 लिखा गया है तो हम इस चीज को क्या लिख देंगे? इस चीज को हम लिख देंगे इथाइल, इथाइल। ठीक है, हम सबसे पहले नंबरिंग भी हमारे को डालनी मैंडेटरी होती है, पर क्लास 10th में अगर नंबरिंग नहीं भी डालो कोई बात नहीं होती, पर तुम्हारे को ये चीज जरूर लिखनी होती है, मिथाइल ब्यूटेन, इथाइल ब्यूटेन। ठीक है, बस इतनी की बात थी, छोटी सी बात थी। मजा आया? बहुत मजा आया। हमने क्या करना होता है जब भी कोई ऐसे OH लगे हो ना, ऐसे ये जो हमारे पास ये दिया गया है, ये इनमें से कुछ लगा हो तो हमारे पास क्या लगाते हैं? एंड में लगाते हैं इनके, जो हमारे पास क्या होते हैं? सुफिक्स होते हैं, सुफिक्स। और वहीं हमारे पास कोई हेलो एल्कीन आ गए जिसमें क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, ठीक है, तो उसमें हम क्या लगा देते हैं? स्टार्टिंग में क्लोरो ब्रोमो, क्लोरो ब्रोमो, क्लोरो ब्रोमो। और अगर हमारे पास एल्कोहल, प्रोपेनॉल वगैरह वगैरह आए तो उसके एंड में हम लगाते हैं ओल, आल, वन, ओइक, इन। ठीक है, एन, इन। ठीक है, ये होगी हमारी नेमिंग। अब नेमिंग हमारा एक मेन टॉपिक था, उसके बाद के टॉपिक तो यार जस्ट ऐसे हैं कि मतलब ठीक है। होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज को हम यहां पर अगर देखें तो होमोलोगस सीरीज कॉन्स्टिट्यूट ऑर्गेनिक कंपाउंड विद सेम जनरल फॉर्मूला एंड सिमिलर केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल, द एडजेसेंट मेंबर डिफर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय CH2। ठीक है, होमोलोग यहाँ पर देख रहे हो, योर डैड्स बीन अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। तुम अगर ये पीछे वाला मीम समझ रहे हो ना, तो तुम भाई तुम पढ़ने लायक बंदे हो। नहीं समझ रहे तो तुम बस मोबाइल चलाते हो और तुम्हारा कोई काम ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर होमोलोगस सीरीज क्या होती है? होमोलोगस सीरीज हमारे पास क्या होती है? होमोलोगस सीरीज को अगर मैं ऐसे नॉर्मल तुम्हारे को बताऊं ना, तो ये ना होता सब कुछ इसमें सेम है। होमोलोगस सीरीज में मान लो मेरे पास एक दिया गया है CH4, और एक मेरे को दिया गया है CH3 बॉन्ड CH3। अब होमोलोगस सीरीज में क्या होता है? देखो, कार्बन इसमें भी है, हाइड्रोजन इसमें भी है, लेकिन और चीजें सब कुछ सेम है, लेकिन होमोलोगस सीरीज हमेशा किससे डिफर करती है? बॉन्ड CH2 से। अब यहां पर अगर तुम देखो CH2 से, तो यहां पर CH4 है, यहां पर एक C, ये C बराबर बराबर, CH4 तीन यहां पर है, एक इधर का ले लो तो यहां पर क्या आ गया? यहां पर 2। अगर तुम ऐसे नॉर्मल देखो, एक यहां का ले लो तो यहां पर क्या आ गया? 2। तो ये कितने से डिफर किया? CH2 से, यानी कि आ गई हमारे पास होमोलोगस सीरीज। क्या आ गई? होमोलोगस सीरीज, जैसे कि यहां पर बताया गया है ये। ठीक है, ये जो कि कितने से डिफर करती है? CH2 से डिफर करती है, उसे बोला जाता है होमोलोगस सीरीज। अब एक और आता है हमारे पास यहां पर न्यूमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, अब IUPAC ने ना नेमिंग्स वगैरह हमारे को बताई है। IUPAC का फुल फॉर्म क्या है? द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब IUPAC जो मैंने तुम्हारे को इधर ये नेमिंग बताई ना, वही चीज ये है, वही चीज, जस्ट सेम, जस्ट सेम थिंग है, बिल्कुल सेम थिंग है। अब इसके अकॉर्डिंग जो मैंने तुम्हारे को सब कुछ बताया है उसको क्या बोलेंगे? IUPAC नेमिंग। उसको क्या बोलेंगे? IUPAC नेमिंग। ठीक है, नेक्स्ट पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास कुछ ऐसा ज्यादा है नहीं। फिजिकल प्रॉपर्टीज मेनली क्या होती है कि भी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एक्सेट्रा। ठीक है, तो वो क्या होती है कि भाई मतलब लगभग सेम है, हर में लगभग सेम है। यहां पर जैसे कि लिखा है द मेंबर ऑफ एनी पर्टिकुलर फैमिली हैज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू सेम फंक्शनल ग्रुप। लगभग हर एक में सेम है। ठीक है,
बढ़ते हैं नेक्स्ट में। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो थोड़ा सा चेंज हो सकती है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज हो सकती है, बिल्कुल थोड़ा सा माइन्यूट सा चेंज हो सकती है। बाकी लगभग हर एक आर ग्रुप का केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, लेकिन आर ओ एच की थोड़ी अलग हो सकती है, आर और आर 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 सी डबल बॉन्ड ओ आर की अलग हो सकती है, इसकी अलग हो सकती है, इसकी अलग हो सकती है, पर थोड़ी थोड़ी अलग होगी, ज्यादा अलग नहीं होगी। अब तुम बोलोगे आर क्या है, तो यार जस्ट अभी तुम्हारे को बताया था कि आर, यहाँ पर बताया था मैंने शायद तुम्हारे को कि आर क्या होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट में कंबक्शन रिएक्शन। अब कंबक्शन रिएक्शन तुम्हारे को पता होगा क्या होते हैं। कंबक्शन रिएक्शन वो होते हैं जो किस में होते हैं? जलते वक्त। यानी कि अगर हम सी एच हाइड्रोकार्बन्स को जलाएं तो क्या होगा? अब फ्लेम कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, तो क्या होगा? तो कुछ इस प्रकार की हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज है, उनको अगर तुम समझना चाहो तो भाई समझ सकते हैं, क्योंकि देखो इन फॉर्मूलाज को अगर डीपली समझाना है तो मैं सिर्फ इन फॉर्मूलाज की एक वीडियो ले आऊंगा। अब यहां पर हम देखें तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव अ क्लीन फ्लेम, और मतलब अगर हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है यानी सिंगल बॉन्ड है तो उनकी एकदम नॉर्मल, एकदम नॉर्मल जो है उनका सिस्टम हो जाएगा। इन्हीं की जो फ्लेम होती है एकदम क्लीन, क्लीन एकदम जैसे नॉर्मल फ्लेम होती है एकदम वैसी क्लीन होती है, ठीक है। और जब ये जलते हैं ना तो एक ब्लैक सब्सटेंस छोड़ करके जलते हैं। अगर तुम किसी कैंडल के ऊपर, मान लो किसी कैंडल के ऊपर, ये इसको कैंडल की फ्लेम मान लो, और उसके ऊपर एक थाली रख देते हो ना, और उस थाली को नीचे से देखते हो तो वो थाली जो है एट दी एंड ब्लैक हो गई होगी, और वो थाली ज्यादा गर्म भी नहीं हुई होगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोकार्बन, उसमें कंबशन हुआ है हाइड्रोकार्बन की वजह से। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखो वही नॉर्मल चीजें हमारी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होते हैं अपने? जिसमें हमारे पास एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन होता है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। सेम हमारा रिडक्शन में होता है क्या? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इजी। अब एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? एडिशन रिएक्शन हमारा ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हम कुछ एक्सटर्नल ऐड करते हैं। मान लो हमारे को दिया गया है C2H2, इसमें मैं एक्सटर्नल ऐड कर देता हूं H2, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? C2H4। बस एडिशन रिएक्शन किसी सब्सटेंस में कुछ एक्सटर्नल ऐड करने को बोला जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब पहुंचते हैं सब्सटीट्यूशन रिएक्शन पे। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन क्या होता है ना कि किसी एक चीज से दूसरी चीज को सब्सटीट्यूट कर देना, जस्ट लाइक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लगभग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह। अब यहाँ पर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन को अगर तुम इस मीम से समझ गए तो बहुत बढ़िया, नहीं समझे तो भाई क्या बोलूं मैं यार तुम्हारे को, तुम अगर मीम से नहीं समझ पा रहे हो। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? मान लो हमारे पास CH4 दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है? CH4 दिया गया है, और हमारे पास दिया गया है प्लस Cl2। अब यहां पर हम क्या करेंगे? इसको सब्सटीट्यूट करके देखेंगे तो क्या होगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो मेरे पास क्या आ रहा है कि CH3Cl, यहां पर Cl ने एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, कार्बन में एक हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट कर दिया, यानी उसको चेंज कर दिया, ठीक है, उसको चेंज कर दिया, प्लस HCl। यहां पर सब्सटीट्यूट क्या हुआ? यहां पर Cl सब्सटीट्यूट हुआ। यहाँ पर अगर तुम एक फॉर्मूले के हिसाब से देखो तो CH4 यानी कि H है, ठीक है। अब यहाँ पर जब Cl2 है, हमारे पास Cl2 है, तो यहाँ पर अगर तुम देखो तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर जो Cl है उसने यहाँ से एक हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट कर दिया, और वो कहाँ आ गया? वो हाइड्रोजन आ गया दूसरे Cl के पास, HCl, ठीक है, तुम्हारे पास आ गया CH3 प्लस HCl, सिंपल। इसके बाद हमारे पास क्या आता है? इसके बाद हमारे पास आ जाता है इथेनॉल। अब देखो इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल को हम टाइप ऑफ ये बोल सकते हैं कि ये जो है मेनली आपके अल्कोहल्स में यूज किया जाता है, ठीक है, अल्कोहल्स वगैरह में। और इसका यूजेज अगर तुम नॉर्मल देखो, अल्कोहल्स में ज्यादा उसमें नहीं किया जाता, थोड़े थोड़े में यूज होता है इथेनॉल, ठीक है। अब इथेनॉल का हमारे पास क्या होता है? ये कलरलेस लिक्विड होता है। इसकी बॉइलिंग पॉइंट कुछ इस प्रकार से है ना, और इसका कोई ऐसा वो ज्यादा कुछ है नहीं कि जिसको मैं कुछ ज्यादा करके एक्सप्लेन करूं, जो है वो स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। ये जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट बिल्कुल नहीं करता, और अगर लिटमस पेपर में इसको डाले ना तो लिटमस पेपर का भी बिल्कुल कलर चेंज नहीं होता, क्योंकि इसका पीएच लगभग 7 है, ठीक है। अब यूजेस क्या है? इसको एंटी फ्रीज रेडिएटर्स में भी डाला जाता है। एंटी फ्रीज, एंटी फ्रीज यानी कि जो तुम हमारा कूलेंट होता है ना, कूलेंट, उसकी जगह भी डाला जाता है, ठीक है। एंटी फ्रीज इन रेडिएटर, कूलेंट की जगह डाला जाता है, क्योंकि बहुत सारे जैसे ठंड वाले इलाके हैं वहां पर जो रेडिएटर के अंदर कूलेंट डाला जाता है वो कूलेंट ही जम जाता है,
इसलिए इसका यूज एंटी फ्रीज के तौर पर भी किया जाता है, ठीक है। और इसका यूज हमारा पेंट्स, डाइज, मेडिसिन, सोप्स और सिंथेटिक रबर में को बनाने में भी किया जाता है। अब अगर तुम बोलो अल्कोहल, तो देखो यार, ये थोड़ा सा हमारा नशीली पदार्थ है, यानी कि इससे थोड़ा सा जो है नशा होता है। जो हमारा इथेनोइक एसिड है उससे हमारा, सॉरी इथेनॉल है, उससे हमारा थोड़ा जो है नशा होता है। इथेनोइक एसिड से कैसे हो जाएगा इथेनॉल, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट में। अब देखो इथेनॉल, हाउ डू अल्कोहल अफेक्ट। अब देखो इंसानों पे अल्कोहल का क्या असर होता है, भाई तुम्हारे को पता है क्या असर होता है, ठीक है। सबसे पहले तो अल्कोहल से डोपामिन रिलीज होगा, और उससे ये होगा कि हमारे को एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग आएगी। दूसरा ये है कि अल्कोहल अफेक्ट ह्यूमन बॉडीज, नॉर्मल को अफेक्ट करेंगी करेंगी, ठीक है। इथेनॉल विद सोडियम, इथेनॉल सोडियम के साथ कैसे रिएक्ट करता है। इथेनॉल जब सोडियम के साथ होता है तो हमारा जो इथेनॉल का OH ग्रुप होता है वो Na के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाता है, यानी कि ONA हो जाएगा, और हमारा जो H है वो निकल जाएगा, ठीक है। ONA हो जाएगा और H जो है वो बाहर निकल जाएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन कुछ यही प्रकार की होती है, यानी कि किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करके उस चीज को बाहर निकाल देना, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इथेनोइक एसिड, जिसको एसिटिक एसिड भी बोला जाता है। एसिटिक एसिड किस चीज में यूज होता है, आई थिंक विनेगर में भी एसिटिक एसिड ही यूज होता है। अब देखो एसिटिक एसिड क्या है, इसके यूज अगर देखें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसका CH3COOH, ठीक है। ये पानी में मिल जाता है, ठीक है। और ये क्या है कि ये ना मतलब सर्दियों के दौरान क्या हो जाता है, जम जाता है, ठीक है। तो इसको हम एक और चीज बोलते हैं ग्लाइसिल एसिटिक एसिड, ठीक है। इज ऑफन फ्रीज, मतलब जम जाएगा, इजीली इजीली जम जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे अगर हम देखें, नेक्स्ट हमारे पास है इथेनोइक एसिड, रिएक्शन विद इथेनोइक एसिड, फिर रिएक्शन विद, ये थोड़े हमारे पास ऐसे रिएक्शंस है जिनको जस्ट तुमने देखना है, क्योंकि देखो यार इन रिएक्शंस को तुमने जस्ट देखना है, मैं तुम्हारे को जस्ट समझा रहा हूं कि इधर क्या चीज किस प्रकार से की गई है। नेक्स्ट पे देखते हैं, तुम्हारे पास आता है सोप डिटर्जेंट, सोप एंड डिटर्जेंट। अब सोप एंड डिटर्जेंट को अगर मैं नॉर्मल तरीके से दिखाऊं तो सोप ना मेनली इस प्रकार का होता है उसके अंदर, ठीक है, मेनली इस प्रकार के होते हैं। अब इनको क्या बोला जाता है, पोलर हेड, ये जो होते हैं ना ये इस प्रकार के होते हैं, इसको बोला जाता है गोला सा पोलर हेड, ठीक है। और जो टेल है उसे बोला जाता है नॉन पोलर टेल। अब इसको जब हम आगे समझते हैं तो इसमें क्या होता है ना, जब हम सोप को या सर्फ वगैरह को पानी में डालते हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें ऐसा होता है कि जब हम डालते हैं ना तो इसका जो हमारे पास 1 मिनट, हाँ 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 सही है। तो इसमें हमारे पास जो नॉन पोलर क्या होता है, जो नॉन पोलर हमारे पास टेल होती है, यानी कि ये जो ये टेल है ना हमारे पास, ये वाली टेल, ये वाली टेल, ये क्या करती है, डर्ट को अपने पास खींचती है, डर्ट को अपने पास खींचती है। और जो ये हमारे पास हेड है, जो हमारे पास ये हेड है, ये जो हेड है ये पानी के साथ अटैच्ड रहते हैं। अब क्योंकि हेड पानी के साथ अटैच्ड है और टेल जो है डर्ट को अपनी तरफ खींच रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो कपड़े हैं वो धुल जाते हैं, नॉर्मल बोलो कपड़े जो है वो नॉर्मली धुल जाते हैं। क्यों, क्योंकि इसका जो हेड है वो पानी के साथ H2O के साथ मिला रहेगा, और इसकी जो टेल है वो डर्ट के साथ मिली रहेगी, यानी कि डर्ट को ये अपने पास खींचते रहेगी। इसी के साथ नेक्स्ट पे अपने पास है हार्ड वाटर, हार्ड वाटर। अब देखो हार्ड वाटर मेनली क्या होता है ना, अगर तुम्हारे को मैं इतने बड़े उसमें ना समझाते हुए एक छोटी सी लाइन में समझाऊं, तो हार्ड वाटर वो वाटर हुआ जो मेनली की लेस मिनरल्स वाला हुआ, और जिसमें अगर तुम नॉर्मली देखो तो झाग कम बनेगा, झाग कम बनेगा, वो वाटर माना जाता है हार्ड वाटर। और सॉफ्ट वाटर माना जाता है जिसमें झाग ज्यादा बनेगा। अगर तुम थोड़ा सा भी साबुन लेते हो, थोड़ा सा भी डिटर्जेंट लेते हो, तो उसका जो झाग है वो ज्यादा बनेगा, और हार्ड वाटर में उसका झाग जो है कम बनता है। अब हार्ड वाटर मेनली किस तरफ होते हैं, हार्ड वाटर मेनली प्लेन्स एरियाज में होते हैं, और जो हमारे पास सॉफ्ट वाटर होता है वो मेनली हिली एरियाज में होते हैं। इसी के साथ, हाँ इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है खत्म। चैप्टर नंबर 4 था आई थिंक कार्बन वाला, चैप्टर नंबर 4 हमने खत्म कर दिया है। जितने भी चीजें थी समझने वाली वो समझी है, जितने इक्वेशंस थे उन इक्वेशंस को अभी हमने नहीं किया है। क्यों, क्योंकि उन इक्वेशंस को
मैंने +2 लेवल तक ले गया हूं उन इक्वेशंस को। अगर तुम करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो जो तुम्हारी बुक में इक्वेशन है जस्ट उन इक्वेशंस को प्रैक्टिस करो। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की ओर। पहला क्वेश्चन ये है, सेकंड ये, थर्ड, फोर्थ। इसके पॉज करके अगर तुम स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो पॉज करके तुम इस सभी का स्क्रीनशॉट लेते रहो। इसी के साथ यही बोलूंगा कि अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भाई बेल आइकन को दबा दो, और बस यही कहूंगा भाई, अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करो, बुरा लग रहा है तो लाइक करो। मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए कमेंट कर दो। जय माता दी।